तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक और नए जमाने के धोखे की, डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसा जाल है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डराने, धमकाने और लोगों की मेहनत की कमाई लूटने के लिए किया जा रहा है। पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। 1,70,00,000 रुपए। सुनने में तो ये बस एक रकम लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी की जिंदगी भर की बचत थी, जो एक झटके में एक बहुत ही शातिर ऑनलाइन स्कैम में लुट गई। उन्होंने कहा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और फिर उन्होंने मुझे 3 दिनों तक डिजिटली गिरफ्तार रखा। जरा सोचिए, ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने ये सब झेला है। वो डर, वो बेबसी कैसी रही होगी। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। ये कहानी है नोएडा के रहने वाले ओम प्रकाश श्रीवास्तव की, जो कॉमर्स मंत्रालय से रिटायर्ड एक अधिकारी हैं, और उनकी कहानी इस भयानक स्कैम का एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए, ये कोई मामूली फ्रॉड नहीं था। इन स्कैमर्स ने एक पूरा नाटक रचा था। उन्होंने खुद को पुलिस और सीबीआई का बड़ा अधिकारी बताया, वीडियो कॉल पर लगातार दबाव बनाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्जाम लगाए और बात को और असली दिखाने के लिए सोचिए, एक नकली जज के साथ एक नकली कोर्ट की सुनवाई तक कर डाली। तो अंजाम क्या हुआ? डर के मारे पीड़ित ने 1.7 करोड़ रुपए उन्हें ट्रांसफर कर दिए। बाद में पुलिस चोरी हुए पैसों में से सिर्फ 17.48 लाख रुपए ही फ्रीज कर पाई। और जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस गिरोह के खिलाफ 6 और राज्यों में भी ऐसी ही शिकायतें थीं। ये तो हुई एक मामले की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये स्कैम इतने बड़े पैमाने पर काम कैसे करता है। चलिए अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये धोखेबाज आखिर लोगों के दिमाग से खेलते कैसे हैं। तो देखिए, स्कैमर्स का अटैक प्लान बड़ा सीधा सा है और 3 हिस्सों में काम करता है। पहला कदम, डर। किसी पर संगीन जुर्म का इल्जाम लगाकर उसे डरा दो। दूसरा, अथॉरिटी। वीडियो पर पुलिस या सीबीआई अफसर बनकर रौब दिखाओ। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, जल्दी, यानी फौरन पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाओ। इस तिकड़ी के सामने इंसान को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो फिर ऐसे खतरों से बचे कैसे? इसके वार्निंग साइन क्या हैं? एक सीधी सी बात याद रखिए, असली सरकारी एजेंसियां ऐसे काम नहीं करती। वो कभी भी फोन पर गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती, ना ही आधार पैन की डिटेल मांगती हैं और ना ही तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डालती हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो तो फौरन समझ जाइए कि ये एक स्कैम है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी के साथ ये धोखाधड़ी हो ही गई, तो फिर शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच का प्रोसेस क्या होता है? चलिए इस प्रक्रिया पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी सिस्टमैटिक होती है और थोड़ी जटिल भी। सबसे पहले शिकायत और एफआईआर होती है, फिर पुलिस डिजिटल सबूत इकट्ठा करती है, जैसे आईपी एड्रेस, बैंक ट्रांजैक्शन। इसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस होता है, पैसों के लेन देन यानी मनी ट्रेल को ट्रेस किया जाता है और फिर जाकर कहीं संदिग्धों की पहचान हो पाती है। आखिर में कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाती है। और हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इन मामलों की जांच में वक्त लगता है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। केस कितना पेचीदा है इस पर निर्भर करता है, पर पूरी जांच में 3 से लेकर 18 महीने तक लग सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर, वो सवाल जो हर पीड़ित के मन में होता है, क्या जो पैसा गया वो वापस मिल सकता है? आइए रिकवरी के चांसेस पर एक रियलिस्टिक नजर डालते हैं। क्या पूरा का पूरा पैसा कभी वापस मिलता है? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं, शायद उससे तस्वीर थोड़ी साफ हो। देखिए, सच तो ये है कि 100% रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ वापस नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर गुजरात पुलिस ने हाल ही में साइबर फ्रॉड से डूबे पैसों का लगभग आधा हिस्सा यानी 147 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर करने में कामयाबी हासिल की। ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक बात ये भी है कि रिकवरी की दर हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसे कोलकाता में ये दर करीब 19.5% है, तो वहीं गुजरात में 50% से भी ज्यादा। मतलब नतीजे अलग अलग हो सकते हैं, पर अच्छी बात यह है कि हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। तो फिर रिकवरी की सबसे बड़ी चाबी क्या है? वो है वक्त। जी हाँ, टाइमिंग। फ्रॉड की रिपोर्ट जितनी जल्दी हो, खासकर अगर पहले 8 घंटों के अंदर हो जाए, तो उन पैसों को फ्रीज करने और वापस पाने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं।
जितनी देर रिकवरी उतनी ही मुश्किल। अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। आखिर खुद को इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होने से कैसे बचाया जा सकता है? खुद को बचाने के लिए कुछ नियम गांठ बांध लीजिए। कोई भी अनजान डराने वाली कॉल आए तो फौरन काट दीजिए। ओटीपी या बैंक डिटेल किसी के साथ कभी शेयर मत कीजिए। हमेशा याद रखिए, असली सरकारी एजेंसियां फोन पर पैसे नहीं मांगती। अगर कोई दबाव डाले तो अकेले फैसला मत लीजिए, अपने परिवार से बात कीजिए। और जरा भी शक हो तो एक नंबर हमेशा याद रखिए, साइबर हेल्पलाइन 1930। अच्छा, ये स्कैमर्स एक बहुत चालाक तरीका अपनाते हैं जिसे म्यूल अकाउंट कहते हैं। ये वो बैंक खाते होते हैं जिन्हें धोखेबाज चोरी के पैसे को यहाँ से वहाँ घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पैसे का असली रास्ता छिप जाए। जो नोएडा वाला केस था उसमें भी इन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ था। आखिर में बस एक सवाल, टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें ताकत देती है, लेकिन क्या हम इसकी असली कीमत जानते हैं? हमारी ये डिजिटल दुनिया जितनी सहूलियतें देती है उतनी ही हमसे सतर्कता भी मांगती है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।